नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, जो कि एक मल्टीवेरिएट टेक्निक है। इसमें मोर देन टू वेरिएबल्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं और जो ऑब्जर्व और लेटेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। ऑब्जर्व और लेटेंट वेरिएबल्स हमारे एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं। इसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, दूसरा पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, तो वो लिमिटेशंस हम पीएलएस एसईएम में नहीं देखते हैं, और इसमें जो लिमिटेशंस सीबीएसईएम की है वो एक एडवांटेज है। इन पीएलएस एसईएम से उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सीबीएसईएम की, कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की। ये टू स्टेप्स में परफॉर्म होती है। फर्स्ट स्टेप में तो हम लोग मेजरमेंट मॉडल इवेल्युएट करते हैं, और सेकंड स्टेज में स्ट्रक्चरल मॉडल। तो मेजरमेंट मॉडल और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस एक ही बात है। यहाँ मेजरमेंट मॉडल जो होगा हमारा सीबीएसईएम में, वो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल होगा, और इसमें हम फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो टू स्टेप में परफॉर्म करेंगे। पहले मेजरमेंट मॉडल की हम लोग जो है वैलिडिटी चेक करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल मॉडल को स्पेसिफाई किया जाता है। यहां हम देख रहे हैं कि जो मेजरमेंट मॉडल है, फर्स्ट स्टेप में सीएफए कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और उसकी वैलिडिटी फाइंड करेंगे। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ पर फैक्टर्स हैं, और हर फैक्टर में 4 और 5 क्वेश्चन है। पहले वाले में 5 क्वेश्चन है, बाकी में 4 4 क्वेश्चन है। तो जब मेरा मॉडल ये वैलिड हो जाएगा, मेजरमेंट मॉडल, उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे, इसमें से फाइंड करेंगे कि कौन से एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं और कौन से एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, और अपना पाथ डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। पाथ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो है, फिर से हम इसमें स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि एक्सोजीनियस जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं वो एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नहीं। तो मेजरमेंट मॉडल की वैलिडिटी फाइंड आउट करने के लिए टू बेसिक अप्रोच है। एक तो एग्जामिन द गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस, गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की, जो कंस्ट्रक्ट और इंडिकेटर्स हम ले रहे हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है, वो हम सेकंड स्टेज में करेंगे। तो पहले हम गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस एस्टिमेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो यहाँ ये क्राइटेरिया दिया है, ये कुछ वैल्यूज हैं फिट इंडाइसिस की, जैसे सी एफ आई कंपेरेटिव फिट इंडेक्स और टकर लेविस इंडेक्स। इस तरीके से कुछ हमारे स्टैंडर्डाइज रूट मीन रेजिडुअल्स और रूट मीन स्क्वायर एरर अप्रोक्सीमेशन, ये कुछ वैल्यूज हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस की वैल्यू, अगर सैंपल साइज हमारा 250 से कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल 12 to 30 है, तो 0.95 होना चाहिए। तो ये डिपेंड करती है वैल्यू। अगर यही सैंपल साइज हमारा इंक्रीज हो जाए तो ये 0.9 भी डिजायरेबल है, और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास जो मॉडल में 30 से ज्यादा है तो 0.9 भी ओके है। ठीक है, तो इसमें हम 5 चीजें बेसिकली करते हैं। पहले तो सी मिन बाई डिग्री फ्रीडम, गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस के लिए 5 चीजें करेंगे। सबसे पहले जो सी मिन बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू वो 2 से कम होनी चाहिए, आइडियल। लेकिन अगर 3 to 5 भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है, एब्सोल्यूट फिट इंडाइसिस में गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स की वैल्यू 0.9 से ज्यादा होनी चाहिए। इंक्रीमेंटल फिट इंडेक्स में टकर लेविस इंडेक्स और कंपेरेटिव फिट इंडेक्स की वैल्यू जो है 0.9 से ज्यादा हो तो अच्छा है। और पार्सिमोनियस फिट इंडेक्स में जो एडजस्टेड गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स और पार्सिमोनियस नॉन फिट इंडेक्स की वैल्यू अगर 0.9 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी है। वैसे पीएनएफआई की वैल्यू इतनी नहीं आ पाती, अगर 0.6 से भी ऊपर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बैडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस है हमारे यहाँ पर, RMSEA, रूट मीन स्क्वायर एरर अप्रोक्सीमेशन। तो ये भी हमारी वैल्यू, बैडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस की वैल्यू नियर टू 0 होनी चाहिए, और गुडनेस
ऑफ फिट इंडाइसिस की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 1 के नियर होनी चाहिए और ये वैल्यू 0 के नियर होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल फिट है हमारा। अब ये जो क्राइटेरिया है, ये जो बुक है हेयर की बुक, उसमें से हम इसको देख सकते हैं। ये हेयर की बुक है मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस के नाम से, और इस बुक में हमें इसका पूरा डिटेल दिया है। तो इसमें जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का चैप्टर है, इसमें से हम गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस की वैल्यू ले सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबकी वैल्यूज दी है, जितनी भी फिट इंडाइसिस है, चाहे वो गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस है या बैडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस है, ये सारी वैल्यूज हम जो है यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसमें जनरली हमने बताया कि 5 ही चीजें हम देखते हैं कि एक तो जो है सीमिन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो 2 से कम होना चाहिए, और 3 जो गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस है, अगर वो 0.9 से ज्यादा है तो कोई इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। और एक बैडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस है, बैडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस भी हमारा जो है वो जो बैडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस भी 0.08 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें एक इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, क्या सैंपल साइज होना चाहिए, और जो हमारे अलग अलग इंडाइसिस हैं वो इनका इसमें जिक्र किया हुआ है। तो ये एक टेबल भी इन्होंने बना के दिया है, जैसे नॉर्म काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एनएफआई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टक्कर लेविस इंडेक्स की। तो ये सारा एक समराइज करके इन्होंने एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पर दे दिया है। ये जो टेबल है, तो इसमें हम देख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज हमारी आई हैं। अब इसके बाद जो है, ये तो हो गया हमारा इनका फिटनेस, गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस। दूसरा सेकंड जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी से फाइंड करते हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी मतलब ये, अगर मेरा एक कंस्ट्रक्ट है और 3 ये मेरे पास यहाँ पर आइटम्स हैं, तो इनकी जो फैक्टर लोडिंग है, ये फैक्टर लोडिंग की वैल्यू 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड है इसमें, इस कंस्ट्रक्ट की जो एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है, एवीई की वैल्यू भी 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। तीसरा, दूसरा जो हम देख रहे हैं वो है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो फॉर्नल एंड लार्कर जो क्राइटेरिया है, जिसमें हम लोग ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए बी सी ये कंस्ट्रक्ट है, और जो हमारी प्रिंसिपल डायगोनल है, इसमें हमने एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू लिया है, और ऑफ डायगोनल में एसआईसी की वैल्यू है स्क्वायर्ड इंटर कंस्ट्रक्ट कोरिलेशन। तो एसआईसी की वैल्यू, स्क्वायर्ड इंटर कंस्ट्रक्ट कोरिलेशन की वैल्यू एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड से इनसे कम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। और रिलायबिलिटी हम फाइंड करते हैं, रिलायबिलिटी बेसिकली इंटरनल कंसिस्टेंसी की, वो कंस्ट्रक्ट रिपीटेडली कंसिस्टेंटली सेम बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम क्रोनबाक अल्फा से चेक करते हैं, जिसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए। अब कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूजफुल है, एक तो थ्योरी टेस्टिंग करते हैं तब हम थ्योरी को कंफर्म या रिजेक्ट करने के लिए। दूसरा, इसमें सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए। मान लीजिए मेरे मॉडल में 30 का एक सैंपल साइज है, तो एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है सैंपल साइज होना चाहिए, 300 रेस्पोंडेंट से मुझे अपना क्वेश्चन फिल कराना चाहिए। और डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब तो हम कहेंगे कि ये डिजायरेबल कंडीशन है, और स्क्यूडनेस नहीं होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। और मॉडल का जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारा एक थ्योरी के बेस पर हम जो है मॉडल को स्पेसिफाई करेंगे, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी चीजें हम उसमें ऐड कर लें। तो जो भी स्पेसिफिकेशन होगा वो थ्योरी के बेस पर होगा।
तो ये मॉडल स्पेसिफिकेशन हम इस तरह करेक्टली स्पेसिफाई करेंगे, तभी ये यूजफुल है टेक्निक। अब इसके साथ साथ इसकी जो है अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे एक तो पर इंडिकेटर जो है 5 to 10 ऑब्जर्वेशंस चाहिए हमें, 10 टाइम्स जैसे मैंने बताया। दूसरा, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तब हम क्या करें, एक ये भी प्रॉब्लम है। फिर एक कंडीशन जो है इनकी वो है आइटम्स। तो मतलब एक कंस्ट्रक्ट में मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी कंस्ट्रक्ट में 2 ही आइटम्स हैं या 1 आइटम ही है, तो उसको हम सीबीएसईएम के थ्रू यहाँ नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि ये अंडर आइडेंटिफाइड मॉडल हो जाएगा। हमें जस्ट आइडेंटिफाइड मॉडल या ओवर आइडेंटिफाइड मॉडल चाहिए। फिर इसके साथ साथ जो है सीबीएसईएम कैन नॉट परफॉर्म फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल। फॉर्मेटिव मतलब जो इंडिकेटर्स फॉर्म कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट को, उस तरीके के मॉडल को, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक मेरा फैक्टर है और ये x1 x2 x3, तो ये तीनों के तीनों जो हमारे आइटम्स हैं ये फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके के मॉडल को हम इस पे सीबीएसएम के थ्रू परफॉर्म नहीं कर पाते। एक ये भी एक इसकी बड़ी लिमिटेशन है। जो इसकी लिमिटेशन है वो आप पार्शियल लीस्ट स्क्वायर, ये हमारी वेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की टेक्निक है। इसमें अगर कोई नई थ्योरी भी है तो भी उसको हम यहाँ पर इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। सैंपल साइज अगर हमारा 4 to 5 टाइम्स भी है तो भी हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं। और प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी पैरामाउंट है इसमें। करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी एंश्योर्ड, अगर वो नहीं भी है तो भी हम मतलब हिट एंड ट्रायल करके कोई नई थ्योरी या नया मॉडल भी डेवलप कर सकते हैं इजीली। पीएलएसएम यूज ये ऑर्डिनल डेटा, अगर हमारा 5 पॉइंट या 7 पॉइंट लेकर्ट स्केल में भी डेटा है तो भी हम इसको यूज कर लेंगे, क्योंकि ये बूट स्ट्रैपिंग के पे रन होती है टेक्निक। तो इसमें अगर डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है तो नॉन, बल्कि इसमें डेटा अगर हमारा नॉन पैरामेट्रिक है तो ओके है, इसमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अगर किसी कंस्ट्रक्ट में एक या दो क्वेश्चंस भी हैं, 1 क्वेश्चन भी है, तो उस कंस्ट्रक्ट को भी ये एनालाइज कर लेगा, जबकि सीबीएसईएम में वो हम काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा एक एडवांटेज, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, अगर मेरे मॉडल में फॉर्मेटिव मॉडल भी है रिफ्लेक्टिव के साथ साथ, तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल को सीबीएसईएम के थ्रू हम नहीं कर सकते। प्लस जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है हमारी, बहुत जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आ जाती है, तो वो भी हम जो है इसमें इजीली परफॉर्म कर लेते हैं ये इसके थ्रू, पीएलएसएसईएम के थ्रू, जो कॉम्प्लेक्स है हमारी रिलेशनशिप। और इसके अलावा नो लूप, लूप का मतलब है कि ये जैसे एरो फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्ट टू दिस, लेकिन ये बैक वाला नहीं होगा इसमें। नॉन रिकर्सिव नहीं, केवल रिकर्सिव मॉडल को ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अंडर आइडेंटिफाई, जस्ट आइडेंटिफाई, ओवर आइडेंटिफाई, तीनों तरीके के हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट होंगे वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्टैटिस्टिकल पावर है, और जो है इसके सैंपल साइज जितना ज्यादा होता है वो प्रिसीजन ऑफ द पीएलएस एसटीएम के लिए फायदा होगा। तो ये तो थोड़ा सा हमने बताया आपको, बेसिक आइडिया दिया पार्शियल लिस्ट सीबीएसईएम का। अब पार्शियल लिस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को समझ ली कि ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो पार्शियल लिस्ट स्क्वायर है इसमें फॉर्मेटिव और जो है रिफ्लेक्टिव दोनों मॉडल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो ये डॉटेड लाइन देख रही है जिसको मैं बना रहा हूं यहाँ पर, तो ये बेसिकली हमारा जो है ये आउटर मॉडल है, आउटर मॉडल, ठीक है। और ये वाला राइट हैंड साइड वाला जो देख रहे हैं ये भी आउटर मॉडल है। और एक मेरे पास यहाँ पे इनर मॉडल है, ये बीच में जो हम देख रहे हैं इनर मॉडल। अब इसमें अंतर क्या है, जो इनर मॉडल है वो कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट के साथ रिलेशनशिप इसमें हम देखते हैं, और जो हमारा आउटर मॉडल है, आउटर मॉडल में हमारा जो रिलेशनशिप होगा कंस्ट्रक्ट का इंडिकेटर्स के साथ। तो ये वाला तो मॉडल जो है हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये तो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है।
और राइट हैंड साइड वाला हमारा रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है। फॉर्मेटिव क्यों है? क्योंकि ये तीनों इंडिकेटर्स फॉर्म कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्ट को। एरो भी देखिए, ये आपकी जो है यहाँ रेक्टेंगल से कंस्ट्रक्ट की तरफ आ रही है, तो इसलिए ये फॉर्मेटिव है, फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ये वाला कंस्ट्रक्ट भी मेरा फॉर्मेटिव है, ये भी फॉर्मेटिव है। ये रिफ्लेक्टिव है क्योंकि जो कंस्ट्रक्ट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आइटम्स को। ठीक है, एरो फ्रॉम ओवल शेप टू इंडिकेटर्स। तो ये डिफरेंस है फॉर्मेटिव और जो हमारा रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है। प्लस इसके साथ साथ एक चीज हमें और देखनी है कि इसमें जो ये रिग्रेशन वेट होगा, इसका जो नाम है वो है आउटर वेट। इसको फैक्टर लोडिंग नहीं कहते, यहाँ पर फैक्टर लोडिंग टर्म यूज नहीं करते। ऐसे ही ये रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट के बीच में जो कोरिलेशन है दो एक आइटम और जो कंस्ट्रक्ट है, इसको हम यूज करते हैं आउटर आउटर लोडिंग, ये टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि हम फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव की। ठीक है, अगर एक ही नाम होता आउटर लोडिंग तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये हम आउटर लोडिंग ये क्या कहते हैं, ये फैक्टर लोडिंग फॉर्मेटिव की है या रिफ्लेक्टिव की। तो इसलिए इनमें अलग अलग टर्म यूज करते हैं, आउटर वेट एंड आउटर लोडिंग। ये हमारे पास जो है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल है, जो हमने बुक्स इस बुक से लिया है। ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग हेयर की बुक है ये। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास तीनों चीजें हैं इसमें। फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल भी है, रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल भी है और स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप भी है। तो तीन पार्ट में इसको हम परफॉर्म करेंगे। तो ये क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, तीनों के तीनों हमारे ये फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि ये इंडिकेटर्स फॉर्म कर रहे हैं क्वालिटी कंस्ट्रक्ट को। ये इंडिकेटर्स, 5 इंडिकेटर्स ये फॉर्म कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। 5 इंडिकेटर्स ये परफॉर्म कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को। ऐसे ही अट्रैक्टिवनेस के 3 इंडिकेटर्स फॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे जो है रिफ्लेक्टिव हो जाएंगे तीनों। रिफ्लेक्टिव क्यों होंगे? क्योंकि एरो कंस्ट्रक्ट से हमारी इसकी तरफ जा रही है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, ये देखिए एक तरीके से। तो ये हमारे होंगे रिफ्लेक्टिव। ये भी रिफ्लेक्टिव है, ये भी रिफ्लेक्टिव है। तीसरा जो है इसमें स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। जब हम एक एक्सोजीनियस का एक एंडोजीनियस के साथ रिलेशनशिप देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। तो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप यहाँ पर कई स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप यहाँ पर बन रही हैं, तो ये भी हम फाइंड करते हैं पीएलएस एसईएम में। अब देखिए तीन चीजें, जैसे मैंने कहा कि इसमें हम तीन चीजें परफॉर्म करेंगे, रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल, फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चरल मॉडल, तीनों चीजें। अब इसमें ये देखिए तीनों चीजों में यहाँ जो हमारी सबसे पहले रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल में जो इंडिकेटर रिलायबिलिटी है वो 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए। इंडिकेटर रिलायबिलिटी का मतलब है कंस्ट्रक्ट और आइटम के बीच में कोरिलेशन। तो ये 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए हर एक आइटम का कंस्ट्रक्ट के साथ कोरिलेशन। सेकंड है इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये हम क्रोनबैक अल्फा के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, और क्रोनबैक अल्फा के साथ साथ रो ए और रो सी कंपोजिट रिलायबिलिटी के थ्रू भी हम इसे चेक करते हैं। तीनों की जो वैल्यू 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर ये जो कंस्ट्रक्ट का कन्वर्जेंट वैलिडिटी है या नहीं, वो एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड से हम चेक करेंगे। एवीई की जो वैल्यू है वो 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, तब हम कहें कोई इशू नहीं है। चौथा जो है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में एक हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आती है, और यहाँ ये हमारे पास जो ऑफ डायगोनल के नीचे जितने भी वो आते हैं हमारे पास सेल्स, वो सारे के सारे जो है 0.85 से कम होनी चाहिए। सारे जितनी भी यहाँ पर ऑफ डायगोनल वैल्यूज आ रही है 0.85 से, तब हम कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो है एक रिसर्च पेपर हम पढ़ सकते हैं। रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी है अपने
रिजल्ट्स के लिए। तो ये पेपर है व्हेन टू यूज एंड हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ पीएलएस एसईएम। बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है, और इस रिसर्च पेपर के बेस पर हम अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं रिजल्ट्स की। तो ये जो पेपर है इसमें तीनों का रिपोर्टिंग दिया है, रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल का, फॉर्मेटिव का और स्ट्रक्चरल मॉडल का। तो पहला जो अभी हमने कवर किया है रिफ्लेक्टिव का, यहां पर देखेंगे हम लोग। तो ये वैल्यूज दी हैं, जैसे पहला इंडिकेटर रिलायबिलिटी, सेकंड क्रॉनबॉक अल्फा और कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यूज दी है इन्होंने, 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी एवीई 0.5 से ज्यादा और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी 0.85 से कम। फॉर्मेटिव जो मेजरमेंट मॉडल है उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी अलग तरीके से निकाली जाती है। उसके दो तरीके, एक तो उसी कंस्ट्रक्ट का, जिस कंस्ट्रक्ट की हम वो निकाल रहे हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी, वो हमारा जो है फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव दोनों कंस्ट्रक्ट होंगे तभी हम निकाल सकते हैं उसका। जैसे यहां पर अगर हम देखें फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल में, ये मेरे पास एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है। तो इसी का लिटरेचर के थ्रू में, ये जो हाइपरटेंशन है इसी का एक मैं एक वो आइडेंटिफाई करूंगा कंस्ट्रक्ट, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट। वो अगर मुझे मिल जाता है लिटरेचर से, तो इनके बीच में, ये फॉर्मेटिव है ये रिफ्लेक्टिव है, इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। दूसरा क्या है, रिडंडेंस एनालिसिस। रिडंडेंसी के थ्रू हम, रिडंडेंसी में हम क्या कर लेते हैं कि जो एक ग्लोबल आइटम, ये मेरे आइटम है x1 x2 x3, तीनों जो है ये फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स है और ये फॉर्म कर रहे हैं एक कंस्ट्रक्ट को। इस कंस्ट्रक्ट को, कंस्ट्रक्ट का नाम मान लीजिए f1 है, और दूसरा है f2, ये ग्लोबल आइटम है। तो इनके बीच में ग्लोबल आइटम और इनके बीच में जो कोरिलेशन है 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कोई इशू नहीं है। ग्लोबल आइटम क्या होता है कि जो फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स होते हैं उसका समराइजेशन होता है ये भी, लेकिन हमें लिटरेचर से ही फाइंड करना पड़ेगा ग्लोबल आइटम। तो इसकी जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालने का तरीका रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल से बिल्कुल अलग है। फिर कि इनमें आपस में जो इंडिकेटर्स हैं आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, जबकि रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल में तो जरूरी है, वो डिजायरेबल है। तो ये आपस में अनरिलेटेड होने चाहिए। तो वीआईएफ की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। इसके बाद एसेस द सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस, ये जो पाथ कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, इनमें आपस में कंस्ट्रक्ट और जो आइटम है हमारा, ये कंस्ट्रक्ट है ये आइटम है, इनके बीच में पी वैल्यू जो है, जब हम इसको करेंगे पाथ कोफिशिएंट को, तो ये पी वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए और सिग्निफिकेंट। तो तीन चीजें जो है हम इसमें निकालते हैं। फिर जो स्ट्रक्चरल मॉडल है हमारा, स्ट्रक्चरल मॉडल में हम पांच चीजें निकालते हैं। पहला तो इसमें हम निकालेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्ट्स हैं एक्सोजीनियस, आपस में कोलिनियर नहीं होना चाहिए, मल्टी कोलिनियरिटी का कोई इश्यू ना हो। तो इनका हम वीआईएफ के थ्रू वैल्यू निकालेंगे, 3 से कम होनी चाहिए। फिर सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप, जैसे ये एक्सोजीनियस एंडोजीनियस, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो 0.05 से कम होनी चाहिए। तीसरा जो है, हम एक्सप्लेनेटरी पावर आर स्क्वायर हम निकालते हैं। इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.75, 0.5 और 0.25 आता है तो इसे हम कहते हैं सब्सटेंशियल, मॉडरेट और वीक। इसका इफेक्ट साइज भी निकालेंगे। अगर ये 0.02, 0.15, 0.35, तो इनको स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इफेक्ट। इसी तरीके से प्रिडिक्टिव पावर जो है क्यू स्क्वायर, ये 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और प्लस इसमें हम एक जो पीएलएस, पीएलएस आर एम एस ई, पीएलएस प्रिडिक्ट से इसको हम निकालते हैं। और ये है आपका एल एम, लीनियर रिग्रेशन मॉडल आर एम एस ई। जो हमारा टारगेट कंस्ट्रक्ट है उसके जो आइटम्स हैं वो कम होने चाहिए, तो हम निकाल सकते, कह सकते हैं कि मॉडल में जो प्रिडिक्टिव रिलीवेंस की कोई इशू नहीं है, वो हाई, लार्ज प्रिडिक्टिव रिलीवेंस है उसका।
फिर मॉडल कंपैरिजन, ये बीआईसी बेस्ड इकाई वेट से हम करेंगे। जैसे मेरे पास एक ये मॉडल है, ये मॉडल है, तो अभी इसमें जो है ये एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हो गई। ठीक है। अब क्या इसकी रिलेशनशिप, ये तो मान लीजिए वन, मॉडल वन हो गया। फिर हमें इसका अल्टरनेटिव फाइंड करूंगा, एक ऐसे रिलेशनशिप भी हो सकती है, फिर एक रिलेशनशिप ऐसे ऐसे भी हो सकती है। तो उनमें कौन सा मॉडल बेस्ट होगा वो भी हम इसमें इस क्राइटेरिया से, बीआईसी बेस्ड जो इकाइक वेट क्राइटेरिया, उससे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा है इसका, जो हमने बताया आपको। अब यहाँ एक ये जो पेपर है इसमें इसको साइट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ से जो है ये सारी वैल्यूज जो है इस पेपर से, कि जो क्या क्राइटेरिया है आर स्क्वायर की वैल्यू का, स्ट्रक्चरल मॉडल का, क्यू स्क्वायर का, पीएलएस प्रिडिक्ट का, तो ये यहाँ से हम लोग जो है इसकी वैल्यूज को लेके अपने रिसर्च पेपर में साइट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो है, ये हमारा जो मॉडल है, कि मॉडल हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी हम देख लें। कि ये मेरा जैसे रिफ्लेक्ट ये वाला मॉडल है, तो मॉडल अगर मुझे बनाना है अपना, तो मॉडल मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, तो ये भी हम देख लेते हैं। मॉडल के लिए हम जो सॉफ्टवेयर है पीएलएस एसईएम, उसमें सबसे पहले जाके हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट जो है मेरा, ये यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, और यहाँ मैंने लिख दिया, मैं नाम दे रहा हूँ पीएलएस सैम, पीएलएस सैम है। और इसके बाद मैं अपना डेटा इंपोर्ट करूंगा, तो ये मेरा कॉर्पोरेट रेपुटेशन फाइल के नाम से डेटा है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे सिंपल ये देखिए, मैं अपना डेटा सेट देख सकता हूँ, अपने जितने भी मेरे कंस्ट्रक्ट, और सारे के सारे वेरिएबल है, कंस्ट्रक्ट इसमें कोई नहीं है अभी। तो ये मैं मॉडल बना रहा हूँ, और इसमें प्लीज चूज पीएलएस एसईएम, और जो फाइल नेम वो वही दे रहा हूँ, पीएलएस सेम। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर लिया। और ये बनाना बड़ा इजी है। पहले मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। कॉम्पिटेंस, यहां मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्ट का नाम। सेकंड जो कंस्ट्रक्ट है मेरा, वो है लाइकेबिलिटी। तीनों इंडिकेटर मैंने इनके ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। और इसके बाद जो एक कस्टमर लॉयल्टी है, तीन इंडिकेटर्स इसके हैं, रिफ्लेक्टिव है ये भी, CUSL, CUSL ये आ गया। फिर एक मेरे पास जो है, ये है इंडिकेटर CUSA, ये आ गया। और चार मेरे पास फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं, तो इनको मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया। ये आपका एक क्वालिटी कंस्ट्रक्ट है जो कि फॉर्मेटिव है, इसको मैं टॉप में ले लेता हूं अभी। इसके बाद जो है मेरे पास परफॉर्मेंस, एक सेकंड, फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, ये परफॉर्मेंस आ गया, परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गया, CSOR। और इसके बाद जो है एक अट्रैक्टिवनेस, तो मैंने ये अट्रैक्टिवनेस को भी यहां पर ले लिया, ये आ गया आपका अट्रैक्टिवनेस। ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूं। तो यहाँ पर जूम जो है 100 की जगह मैंने इसको यहाँ पे 60 कर लिया है ना। 60 या 70 भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये 75 हो गया, बल्कि मैं इसको 70 के आसपास रखता हूँ, 65 ठीक है। पहला मेरा कस्टमर लॉयल्टी, दूसरा लाइकेबिलिटी, ये मेरा आ गया। और एक है इसमें, ये आपका आ गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये आप परफॉर्मेंस लेफ्ट में मैं ले लेता हूं इसको, इंडिकेटर्स को, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्ट। और इसके बाद जो है हमारा एक है अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस आ गया है
अट्रैक्टिवनेस भी ये फॉर। तो ये मैंने कहा कि चार हमारे पास जो है वो हमारे पास फॉर्मेटिव इंडिकेटर है, और बाकी के हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडिकेटर्स हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमने यहाँ पर उसको बना लिया, और इसको हम लेफ्ट में ले लेते हैं ऐसे करके। अब इनको केवल कनेक्ट करना है, कनेक्ट करते ही हमारा मॉडल जो है ये तैयार हो जाएगा। पहले यहाँ कनेक्ट पे जाएंगे, कनेक्ट से पहले लेकिन एक चीज और करना है हमें। ये अभी हमारा ये फॉर्मेटिव नहीं है, तो इनवर्ट मेजरमेंट मॉडल, अब ये देखिए फॉर्मेटिव हो गया, चार मेरे पास फॉर्मेटिव है, तो मैंने इन चारों को फॉर्मेटिव इस तरीके से यहाँ पर करके कर लिया, और ये आ गया। इसके बाद इनको कनेक्ट करना आपस में, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बन रही है ये देखिए। और इसके बाद जो है मैं जो कॉम्पिटेंस के बाद लाइकेबिलिटी के साथ कनेक्ट करूंगा सभी को। तो ये मेरा मॉडल लगभग तैयार हो गया। तो बहुत जल्दी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं पार्ट डायग्राम को। ये आपका आ गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया मॉडल। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया मॉडल। अब बस इसको रन करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल, फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल और फुल स्ट्रक्चरल मॉडल को, इनको सबको अलग अलग हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे, ये देखिए ये हमारे पास जो है वो है एक बुक, इस बुक को हम रेफर करेंगे, और प्लस ये हमारे पास क्वेश्चनर है। जो ये क्वेश्चनर हमारे पास है, ये क्वेश्चनर को हम क्या करेंगे, फिल कराएंगे, जिसमें फोर कंस्ट्रक्ट्स रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल के हैं, कॉम्पिटेंस, लाइकेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी, और फोर फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। ये हम डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हम अपना डेटा कलेक्ट कर लेंगे रेस्पोंडेंट से। और ये हमारा जो डेटा होगा, ये भी ध्यान देना है कि डेटा हमारा डॉट CSV फॉर्म में होना चाहिए। एक्सेल की फॉर्म में हमारा जो डेटा सेट है वो हम अपना उसी डेटा सेट को हम यूज करेंगे, इसमें इंपोर्ट करेंगे रन करने के लिए मॉडल को। तो ये इस तरीके से देखिए हमने अपना मॉडल ये प्रिपेयर कर लिया, और प्रिपेयर करने के बाद जो है फिर इसको हम रन करेंगे, फिर वन बाय वन इसको हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये मेरा सोर्स है, रेफरेंसेस हैं। और तो थैंक यू वेरी मच।